एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैट क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम आज समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंटरनेशनल मार्केट होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। International market involves various types of trade documents that need to be produced while making transactions. जब कभी भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं और उनकी मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। Each trade document is different from other and present the various aspects of trade like description, quality, number, transportation medium, indemnity, inspection and so on. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये सारे फीचर्स हर एक डॉक्यूमेंट्स अपने में प्रेजेंट करता है। अब ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। लेट्स डिस्कस दिस डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन। पहला इसमें है आपका एयरवे बिल। एयरवे बिल तब यूज़ किया जाएगा जब हम अपने गुड्स को या कमोडिटीज़ को बाय एयरवेज भेजते हैं या फिर हवा के रास्ते से उनको हम भेजते हैं या एरोप्लेन से भेजते हैं। एयरवेज बिल मेक श्योर दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर शिपमेंट्स बाय एयर। ठीक है, जो भी गुड्स आपके भेजे जाने हैं या तो शिपमेंट के लिए या फिर इम्पोर्टर को आप अगर डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं तो वो एयर के माध्यम से रिसीव हो चुके हैं। एयरवे बिल इस वजह से बनाया जाता है। अ टिपिकल एयरवे बिल हैज़ 3 ओरिजिनल्स एंड 9 कॉपीज़। 3 इसकी ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं और उन्हीं की फिर 9 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। अब इन 3 ओरिजिनल्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। द फर्स्ट ओरिजिनल इज़ फॉर द कैरियर, यानी कैरियर वो पर्सन या फिर वो थर्ड पार्टी होती है जो कि गुड्स को ले जाने वाला है, स्पेशली द कन्वेंस पार्टी जो गुड्स को पहुंचाएगी इंपोर्टर तक या फिर उसकी कंसर्न्ड अथॉरिटी तक या फिर उसके एजेंट तक। इज साइंड बाय द एक्सपोर्ट एजेंट। तो एक कॉपी हो गई कैरियर के लिए जिसपे एक्सपोर्ट एजेंट के साइन होंगे। एक्सपोर्ट एजेंट मतलब एक्सपोर्टर का एजेंट जिसको एक्सपोर्टर ने अपॉइंट किया हुआ है। द सेकेंड ओरिजिनल इज द कंसाइनीज कॉपी इज साइंड बाय द एक्सपोर्ट एजेंट। इसको भी एजेंट साइन करेगा, जो एक्सपोर्टर का जो एजेंट होगा वही साइन करेगा। और ये कंसाइनीज कॉपी होगी। कंसाइनी मतलब कि वो पर्सन जो कि गुड्स को रिसीव करेगा इम्पोर्टर के बिहाफ पे। एंड द थर्ड ओरिजिनल इज साइंड बाय द कैरियर। इसको कैरियर साइन करेगा एंड इज हैंडेड टू द एक्सपोर्ट एजेंट एज रिसिप्ट फॉर द गुड्स। ठीक है, अब जो तीसरी कॉपी होगी इस पर कैरियर का साइन होगा और ये एक तरीके से प्रूफ का काम करेगा कि एक्सपोर्टर के जो गुड्स थे वो कैरियर को मिल चुके हैं और इन्हीं गुड्स को कैरियर जो है इम्पोर्टर तक पहुंचाएगा। ये 3 कॉपीज़ हैं, इसके बारे में हमने बताया आपको। इसके बाद से है एयरवेज बिल सर्व्स एज। क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं एयरवेज बिल के। पहला है प्रूफ ऑफ रिसिप्ट फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर शिपमेंट। सबसे पहला ये है कि एयरवे बिल जब मिल जाता है तो एक तरीके से रिसीव्ड गुड्स के रिसीवल का आपको प्रूफ मिल जाता है कि कैरियर तक गुड्स पहुंच चुके हैं और अब कैरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन गुड्स को इम्पोर्टर तक पहुंचा देगा। दूसरा है एन इनवॉइस फॉर द फ्रेट। फ्रेट मतलब जो भी आपके फ्रेट चार्जेस होंगे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में भाड़ा। जो भी आपके फ्रेट चार्जेस होंगे उसके लिए एयरवे बिल एक इनवॉइस का काम करता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर जो भी पेमेंट करने वाला है, बीच में जो भी आपके ट्रांजिट चार्जेस होंगे उसके लिए ये एक इनवॉइस का काम करता है। इसके बाद से है अ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी काम करता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस का कैसे? क्योंकि जो कैरियर है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि गुड्स जो है इम्पोर्टर तक पहुंच जाए। इस वजह से अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके लिए कैरियर ही जिम्मेदार माना जाएगा। और उसके बाद से है अ गाइड टू द एयरलाइन स्टाफ फॉर हैंडलिंग डिस्पैच एंड डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। अब ये क्या है कि जो भी आपके एयरलाइन स्टाफ होगा उसको पूरा पता होगा कि कमोडिटी किस नेचर की है, क्या गुड्स हैं, किस तरह के गुड्स को हैंडल करना है और उनके डिस्पैच और डिलीवरी में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। मूविंग ऑन, प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एयरवे बिल। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए एयरवे बिल के लिए।
द प्रॉपर शिपर कंसाइनी मस्ट बी मेंशन। ठीक है, यहाँ पे शिपर का मतलब है जो गुड्स को पहुँचाने वाला है, मतलब यू कैन से द कैप्टन ऑफ द शिप। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन ऑफ द शिप अगर एयरवेज से है तो इट विल बी द एयर पायलट। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेज द एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन मस्ट बी मैंशनड। जो भी एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर है, जहाँ से गुड्स भेजे जा रहे हैं, जहाँ से गुड्स डिस्पैच किए जा रहे हैं, और जहाँ गुड्स रिसीव होंगे, उन दोनों का एयरपोर्ट का नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए इन द एयरवे बिल। द गुड्स डिस्क्रिप्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट शोन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स पे गुड्स दिखाए गए हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स मतलब कि पैकिंग लिस्ट, कॉमर्शियल इनवॉइस, जो भी इन डॉक्यूमेंट्स पे गुड्स की स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है, उस गुड्स की स्पेसिफिकेशन सेम आपके एयरवे बिल से मैच होनी चाहिए, कोई भी उनमें डिस्क्रिपेंसी या फिर डेविएशंस नहीं होने चाहिए। एनी वेट, मेजर और शिपिंग मार्क्स मस्ट अग्री विद दोज शोन ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई स्पेसिफिकेशन है रिगार्डिंग द वेट या मेजर या शिपिंग मार्क्स को लेकर, जैसे ग्रेड ए आइटम, ग्रेड बी आइटम, ग्रेड सी आइटम, 3 ग्रेड में हम बांट देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो वो स्पेसिफिकेशन सेम एज इट इज़ होने चाहिए एयरवे बिल पर भी। इट मस्ट बी साइंड एंड डेटेड बाय द एक्चुअल कैरियर और बाय द नेम्ड एजेंट ऑफ द नेम्ड कैरियर। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्टर ने जिसको भी एज अ कैरियर अपॉइंट किया है उसका साइन होना चाहिए। अगर एक्चुअल कैरियर नहीं है और उस कैरियर ने किसी और अपने एजेंट को अपॉइंट कर दिया है तो उसके साइन वहाँ पे होने चाहिए। तो या तो कैरियर का साइन हो या फिर कैरियर द्वारा अपॉइंट किए गए एजेंट का साइन आपके एयरवे बिल पर होना चाहिए। इट मस्ट मेंशन वेदर फ्रेट हैज़ बीन पेड और विल बी पेड एट द डेस्टिनेशन पॉइंट। इसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि जो भी आपका फ्रेट चार्जेस है वो किस पॉइंट ऑफ प्लेस पे या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आउट किया जाना है और किस पोर्ट पे किया जाएगा। ये भी ज़रूरी है यहाँ पे कि डेस्टिनेशन पोर्ट पे करना है या फिर आपके डिस्पैच पोर्ट पे करना है, जहाँ से गुड्स का डिपार्चर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बिल ऑफ लीडिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट given by the shipping agency for the goods shipped for transportation from one destination to another and is signed by the representatives of the carrying vessel। बिल ऑफ लीडिंग ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शिपिंग एजेंसी इशू करती है और ये एक तरीके से प्रूफ होता है कि आपके गुड्स जो हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे, या फिर यूँ कहें कि फ्रॉम डिपार्चर पोर्ट टू द डेस्टिनेशन पोर्ट जाने हैं। और इस पे साइन किसका होगा? इस पे साइन होगा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कैरिंग वेसल। वेसल यहाँ मतलब है, वेसल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में शिप्स के लिए, कि जब कभी भी गुड्स जाते हैं बाय द मरीन ट्रांसपोर्ट या बाय शिप्स तो हम वेसल वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो कैरिंग वेसल का जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी इंचार्ज होगा, उसके साइन आपके बिल ऑफ लीडिंग पे होंगे। सेकेंड पॉइंट सेज द बिल ऑफ लीडिंग इज इशूड इन द सेट ऑफ 2, 3 और मोर। इनका सेट 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, या फिर 3 से ज़्यादा सेट में भी बनाए जा सकते हैं आपके बिल ऑफ लीडिंग। जिस तरीके से एयरवे बिल के 3 कॉपीज़ बनती थी और उनकी फिर 9 फर्दर कॉपीज़ बनाई जाती थी, मतलब मेन जो ओरिजिनल कॉपीज़ थी वो 3 बनती थी और उसी की फिर हम 9 बनाते थे फर्दर डुप्लीकेट कॉपीज़। तो बिल ऑफ लीडिंग में ये 2 कॉपीज़ हो सकती हैं, 3 कॉपीज़ हो सकती हैं, या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। The number indicated in the set will be indicated on each bill of lading and all must be accounted for। अब जितने भी सेट में बनाई गई हैं, 2, 3 या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा, उस केस में वो संख्या, वो नंबर हर एक सेट पे आपको शो करना पड़ेगा। मतलब जो भी बिल ऑफ लीडिंग का सेट बनेगा 2 कॉपीज़ में या 3 कॉपीज़ में या 3 से ज़्यादा कॉपीज़ में, तो हर एक सेट पे वो नंबर इंडिकेट करना पड़ेगा कि इस सेट की कॉपीज़ कितनी हैं, 4 कॉपीज़ में है या 6 कॉपीज़ में है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा हर एक बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर। दिस इज़ डन ड्यू टू सेफ्टी रीजन्स विच इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स नेवर कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथों में या फ्रॉड इंसान के हाथों में ये डॉक्यूमेंट ना जाए, और अगर जाता भी है तो वो इसका मिसयूज़ ना कर पाए। इस वजह से हमको नंबर्स को बिल ऑफ लीडिंग पे इंडिकेट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट सेज only one original is sufficient to take the possession of the goods at the port of discharge. So a bank which finances the trade transactions will need to control the complete set। कह रहे हैं कि ये आप एक कॉपीज़ या एक ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं बिल ऑफ लीडिंग की,
लेकिन अगर एक ही किसी के पास होता है, एक ओरिजिनल कॉपी किसी के पास होती है बिल ऑफ लीडिंग की, तो वो आराम से गुड्स का पोजीशन ले सकता है, मतलब गुड्स को वो टेक ओवर कर सकता है। फर्दर इट सेज द बिल ऑफ लीडिंग मस्ट बी साइंड बाय द शिपिंग कंपनी और इट्स एजेंट एंड मस्ट शो हाउ मैनी साइंड ओरिजिनल्स वर इशूड। ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग में किसका साइन होना चाहिए? शिपिंग कंपनी का साइन होना चाहिए और उसके एजेंट का भी साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कितनी कॉपीज़ इसकी ओरिजिनली इशू की गई थी। इट विल इंडिकेट वेदर कॉस्ट ऑफ फ्रेट कैरिड हैज़ बीन पेड और नॉट। अब जैसे बताया कि बिल ऑफ लीडिंग पे दो चीज़ें इंडिकेट करनी चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ फ्रेट है वो पे कब करना है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे पे करना है, और साथ ही साथ इसको कौन पे करने वाला है। अगर उस पर इंडिकेशन है, मतलब उस पर अगर शो किया गया है फ्रेट प्रीपेड का, मतलब ये है कि वो शिपर पे कर चुका है, पेड बाय द शिपर, वो शिपर पे करेगा। अगर फ्रेट कलेक्ट का इंडिकेशन है, मतलब उस पर लिखा है फ्रेट कलेक्ट, तो इट विल बी पेड बाय द बायर एट द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। जहाँ पे गुड्स पहुँचेंगे, जहाँ पे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, वहाँ पे फ्रेट का पेमेंट किया जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं जहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि फ्रेट का पेमेंट एक्सपोर्टर के एजेंट द्वारा होना है, मतलब शिपर द्वारा होना है, या फिर इम्पोर्टर के एजेंट द्वारा होना है, या फिर इम्पोर्टर के अकॉर्डिंग पेमेंट होनी है। द बिल ऑफ लीडिंग ऑल्सो फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। एक तरीके से बिल ऑफ लीडिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज का बेसिस बनाता है, या फिर उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। टू बी एक्सेप्टेबल द बिल ऑफ लीडिंग To be acceptable to the buyer, the bill of lading should carry an on-board notation on showing an actual date of the shipment. ठीक, अब बायर जो होगा बिल ऑफ लीडिंग को एक्सेप्ट कैसे करेगा, वो किन शर्तों पे एक्सेप्ट करेगा? उस पर पहली बात तो ऑन बोर्ड यहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए या उस पर शो होना चाहिए। समटाइम्स ऑन बोर्ड वर्डिंग इज स्मॉल और प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, इन विच केसेस देर इज़ नो नीड फॉर डेटेड ऑन बोर्ड नोटेशन। कहीं कहीं पे बिल ऑफ लीडिंग पे अगर ऊपर नहीं लिखा है बिल ऑन बोर्ड, तो नीचे आपका शॉर्ट में या बहुत छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स में ऑन बोर्ड लिखा होगा। इस केस में भी हम ये मान लेंगे कि बिल ऑफ लीडिंग जो है वो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है। सेकेंड पॉइंट सेज बी क्लीन हैविंग नो नोटेशन बाय शिपिंग कंपनी टू द इफेक्ट्स गुड्स पैकेजिंग आर डैमेज। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे जो गुड्स हैं उनको कोई डैमेजिंग नहीं हुई है या फिर पैकेजिंग में कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, तो फिर बिल ऑफ लीडिंग पे हम क्लीन का इंडिकेशन दे देते हैं, मतलब क्लीन वर्ड्स या क्लीन वर्डिंग्स वहाँ पे लिखी होंगी ऑन टू द बिल ऑफ लीडिंग। मूविंग ऑन, द मेन पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ लीडिंग। कौन कौन सी पार्टीज बिल ऑफ लीडिंग में आती हैं? पहला हो गया शिपर, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, यानी पर्टिकुलरली द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर आपका शिपर कहलाएगा यहाँ पे। कंसाइनी, कंसाइनी कौन हो जाएगा? द पर्सन हु टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब ये जो पर्सन है ये इम्पोर्टर नहीं होगा, इम्पोर्टर हो भी सकता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई एजेंट भी हो सकता है। उसके बाद से नोटिफाई पार्टी। नोटिफाई पार्टी आपका पर्टिकुलरली इम्पोर्टर ही कहलाएगा। ही विल बी यूजली द इम्पोर्टर to whom the shipping company or its agent gives notice about the arrival of the goods. इसको नोटिफाई किया जाएगा इम्पोर्टर को कि आपके गुड्स जो हैं आपके पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, नाउ यू मे कम एंड टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। और फिर आपका आता है कैरियर। कैरियर के बारे में बताया मैंने आपको कि ये वो पर्सन होता है या फिर वो कंपनी होती है जो कि शिपिंग को एग्जीक्यूट करती है। कन्वेंस ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स को बेसिकली ट्रांजिट करने वाली कंपनी जो होती है उसको हम कैरियर कहते हैं। नेक्स्ट सेज द बिल ऑफ लीडिंग मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रेडिट एज वेल एज कंप्लाइंग विद UCP 500। दीज आर एज फॉलोज। द करेक्ट शिपर, कंसाइनी एंड नोटिफाइंग पार्टी मस्ट बी शोन। ठीक है, यानी यहाँ पे शिपर मतलब एक्सपोर्टर, कंसाइनी मतलब वो पर्सन जो इम्पोर्टर के बिहाफ पे गुड्स को रिसीव करेगा, और नोटिफाइंग पार्टी इज़ पर्टिकुलरली द इम्पोर्टर। इनको जैसे ही जो भी आपकी बिल ऑफ लीडिंग होगी उसके बारे में इनको पता होना चाहिए, और उसके सारी डिटेल्स और सारी उसकी जो भी लिस्टिंग्स है वो कायदे से दोनों इन तीनों पार्टीज़ को शो होनी चाहिए। द कैरिंग वेसल एंड पोर्ट्स ऑफ लोडिंग एंड डिस्चार्ज मस्ट बी स्टेटेड। कैरिंग वेसल मतलब कि शिप की बात यहाँ पे की जा रही है, जिस शिप से गुड्स जाना है,
और पोर्ट्स ऑफ लोडिंग यानी डिस्पैच का पोर्ट और डेस्टिनेशन का पोर्ट, दोनों यहाँ पे आपको स्टेट करने पड़ेंगे इनटू द बिल ऑफ लीडिंग। द प्लेस ऑफ रिसिप्ट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी मस्ट बी स्टेटेड। अगेन सेम चीज़ बताई गई है, जो भी गुड्स की डिलीवरी जहाँ होने वाली है और जहाँ गुड्स पर्टिकुलरली रिसीव होने वाले हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो चीज़ बिल ऑफ लीडिंग में भी लिखी होनी चाहिए। इफ़ डिफरेंट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये कंडीशन कब अराइज होगी अगर ये प्लेस ऑफ रिसिप्ट और प्लेस ऑफ डिलीवरी कुछ अलग जगह पे हैं या फिर अलग लोकेशन पे हैं जो कि पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से अलग दूरी पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज द गुड्स डिस्क्रिप्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट दैट शोन ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स। इसके बारे में पहले बात की गई है, तो इसमें क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पे अदर डॉक्यूमेंट्स पे जो भी गुड्स के बारे में फीचर्स बताए गए हैं या फिर उसकी क्वालिटीज़ और स्पेसिफिकेशन शो किए गए हैं, बिल ऑफ लीडिंग पे भी सेम स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सेज एनी वेट और मेजर्स मस्ट अग्री विद दोज ऑन द अदर डॉक्यूमेंट्स। अगेन सेम पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। शिपिंग मार्क्स एंड नंबर्स यानी ग्रेडिंग जो होगी आपकी ABC जो ग्रेडिंग होगी वो भी आपकी हर एक डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए ऑन टू द बिल ऑफ लीडिंग। इट मस्ट स्टेट वेदर फ्रेट हैज़ बिन पेड और इज पेबल एट डेस्टिनेशन। अगेन फ्रेट की बात की जाएगी, तो फ्रेट के बारे में जैसे बता दिया, फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट की बात की जाएगी, तो वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि फ्रेट को एग्जैक्टली पे कौन करेगा, इम्पोर्टर का एजेंट पे करेगा या फिर एक्सपोर्टर का एजेंट पे करेगा। इट मस्ट बी डेटेड ऑन और बिफोर द लेटेस्ट डेट फॉर शिपमेंट स्पेसिफाइड इन द क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट की बात की जा रही है, मतलब वो चार्जेस यानी फ्रेट चार्जेस की बात की जा रही है कि फ्रेट चार्जेस कब पे आउट करने हैं, बिफोर डेट ऑफ शिपमेंट पे करने हैं या फिर डेट ऑफ शिपमेंट आने तक पे करने हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर डेट को पे करने होंगे। एंड लास्ट पॉइंट सेज इट मस्ट स्टेट द एक्चुअल नेम ऑफ द कैरियर टू बी साइंड एज एजेंट ऑफ द नेम्ड कैरियर। ठीक, जो भी एक्चुअल नेम ऑफ द कैरियर है, मतलब कि जो गुड्स को ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और टू बी साइंड एज द एजेंट ऑफ द नेम्ड कैरियर। अगर कैरियर वहाँ पे उसकी जगह पे काम नहीं कर रहा है तो वो अपनी जगह पे अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देगा, तो उस एजेंट का भी साइन वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब इसको समझ लीजिए कि ओरिजिन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी एक्सपोर्टर अपने यहाँ से गुड्स को भेजेगा तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टर की कंट्री को रिक्वायरमेंट होगी कि गुड्स जो हैं कहाँ से आ रहे हैं ताकि वो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज कर सकें। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हम बेसिकली बनाते इसलिए हैं कि हमको पता लग जाए कि हमें कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लगानी है, और पर्टिकुलरली इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है कस्टम अथॉरिटी ऑफ एनी रिस्पेक्टिव कंट्री। सो certificate of origin is required by the custom authority of the importing country for the purpose of imposing import duty। इसी के बारे में बता रहे थे कि import duty लगाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की आवश्यकता होती है जो कि कस्टम अथॉरिटी आपसे मांगता है। It is usually issued by the Chamber of Commerce and contains information like seal of the chamber, details of the goods to be transported and so on। इसको कौन इशू करता है? इसको इशू करेगा चेंबर ऑफ कॉमर्स, और इसके साथ ही साथ उस पर चेंबर ऑफ कॉमर्स की मुहर भी लगी होनी चाहिए और साथ ही साथ गुड्स के डिटेल्स भी उस पर लिस्टेड होने चाहिए। द सर्टिफिकेट मस्ट प्रोवाइड दैट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट एंड बी कंसिस्टेंट विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ बताई गई है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे गुड्स के बारे में, फीचर्स के बारे में स्पेसिफिकेशंस हैं, सबका हर एक डॉक्यूमेंट से टैली होना ज़रूरी है। और ये डिटेल्स क्या होनी चाहिए? इट वुड नॉर्मली इंक्लूड द नेम ऑफ द कंपनी एंड एड्रेस ऑफ द एक्सपोर्टर, द नेम ऑफ द इम्पोर्टर, पैकेज नंबर्स, शिपिंग मार्क्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स टू बी अग्री विद दैट ऑन द अदर डॉक्यूमेंट्स। एंड इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट सेज एनी वेट और मेजरमेंट मस्ट अग्री विद दैट ऑन शोन अदर डॉक्यूमेंट्स। इट शुड बी साइंड एंड स्टैंड बाय द चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट पॉइंट नहीं है जो आपके ना समझ में आया हो। अगर इन केस कोई दिक्कत होती है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब नाम में ही क्या है, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे जब हम एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ करेंगे उस केस में हम कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को बनवाते हैं। तो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड इज यूज्ड व्हेन गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड यूजिंग more than one mode of transportation. In case of multimodal transport document, the contract of carriage is meant for combined transport from place of shipping to the place of delivery। यानी
पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो भी आपका टाइम पीरियड है या फिर जो भी आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मोड को यूज़ करते हैं। इस वजह से हमको कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इट ऑल्सो एविडेंस रिसिप्ट ऑफ गुड्स बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस ऑन बोर्ड शिपमेंट। ठीक है, ये आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग ये है कि जो भी ये एक तरीके से सबूत का काम करता है कि हाँ गुड्स रिसीव हुए हैं, लेकिन बोर्ड शिपमेंट काम नहीं करता। बोर्ड का मतलब होता है गुड्स की लोडिंग करवा देना। ठीक है, तो आपको ये नहीं बताता है कि किस पोर्ट पे लोडिंग की गई है, लेकिन हाँ इतना पता होता है कि गुड्स जो हैं आपके अल्टीमेट इंपोर्टर तक पहुंच चुके हैं। The liability of the combined transport operator starts from the place of shipment and ends at the place of delivery। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डैमेज की या फिर रिस्क ऑफ लॉस की, वो आपकी पोर्ट ऑफ इनिशिएशन यानी पोर्ट ऑफ डिस्पैच से स्टार्ट हो करके प्लेस ऑफ यानी पोर्ट ऑफ डिलीवरी तक कैरी आउट की जाती है। नाउ मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में या फिर कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कौन कौन सी डिटेल्स होने चाहिए। पहला डिटेल कहता है दैट द कंसाइनी एंड नोटिफाई पार्टीज एज द आर द क्रेडिट। ठीक है, यानी जो भी कंसाइनी है और इम्पोर्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। द प्लेस ऑफ गुड्स आर रिसीव्ड और टेकन इन चार्जेस एंड द प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, जहाँ से गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं उस प्लेस का नाम और जहाँ गुड्स पहुँचने हैं उस प्लेस का नाम, ये दोनों चीज़ आपके कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में होनी है। वेदर फ्रेट इज़ प्रीपेड और टू बी कलेक्टेड। फ्रेट कैसे पे करना है, फ्रेट आपका शिपर, अगर फ्रेट प्रीपेड है तो शिपर पे करेगा, अगर कलेक्टेड है तो इम्पोर्टर का एजेंट पे करेगा। शिपर मतलब कि यहाँ पे है जो वो पर्सन जो कि गुड्स को ले जाने वाला है। ठीक है, यानी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक्सपोर्टर ने कि आप गुड्स पहुँचाएंगे टू द इम्पोर्टर। द डेट ऑफ डिस्पैच और टेकिंग इन चार्ज ऑन बोर्ड नोटेशन मस्ट बी डेटेड एंड साइंड जस्ट लाइक द प्रीवियस डॉक्यूमेंट, यानी बिल ऑफ लीडिंग की तरह आपको ऑन बोर्ड मेंशन करना पड़ेगा हर एक डॉक्यूमेंट पे, यानी जो भी आपका कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है उस पर ऑन बोर्ड लिखा होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल्स, कितने ओरिजिनल्स हैं इसके बारे में भी उस पर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ द कैरियर, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड देयर एजेंट्स। ठीक है, ये तीन पार्टीज के सिग्नेचर यहाँ पे होने चाहिए। एक तो कैरियर जो कि पर्सन गुड्स को ले जाएगा, या फिर वो कंपनी जो कि गुड्स को पहुँचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर नहीं है तो फिर वो अपने एजेंट से साइन करवाएगा इस कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद से नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ट्रेड में डॉक्यूमेंट आता है कॉमर्शियल इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस प्रॉपर जैसे कि हम लोग का नॉर्मल इनवॉइस होता है जहाँ पे हम जो भी सामान लेते हैं उसके बारे में लिखा होता है, कितनी क्वांटिटीज़ परचेज़ की हैं उसके बारे में मेंशन किया जाता है। सेम उसी तरीके से आपका कॉमर्शियल इनवॉइस भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ेगा हमको। सो इट सेज कॉमर्शियल इनवॉइस डॉक्यूमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है, जो भी आपका एक्सपोर्टर है वो इम्पोर्टर को कॉमर्शियल इनवॉइस देगा बना के। ऑल्सो नोन एज export invoice or import invoice, commercial invoice is finally used by the custom authorities of the importer's country to evaluate the good for the purpose of taxation। ठीक है, कितना टैक्स चार्ज करना है गुड्स पे उसके लिए हमको आपका ये कॉमर्शियल इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होगी। और अगेन टैक्स कौन लगाएगा, टैक्स लगाएगी कस्टम अथॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टर्स कंट्री। द इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय द बेनिफिशियरी इन द नेम ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी होगा सेलर। क्यों होगा सेलर बेनिफिशियरी, क्योंकि सेलर को ही पेमेंट मिलेगी, सामान उसने बेचा है तो उसको बदले में पेमेंट मिलेगी, दैट इज़ वाई ही विल बी नोन एज बेनिफिशियरी। बी एड्रेस टू द एप्लीकेंट ऑफ द क्रेडिट यानी बायर। ठीक है, अब बायर ने उससे समय मांगा कि आप हमको कॉमर्शियल इनवॉइस बना के दे दीजिए, आपको हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे बायर ने अप्लाई किया था कॉमर्शियल इनवॉइस के लिए, दैट इज़ वाई ही विल बी नोन एज द एप्लीकेंट ऑफ द कॉमर्शियल इनवॉइस। बी साइंड बाय द बेनिफिशियरी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर इस सेलर के अलावा कोई और बेनिफिशियरी है, यानी अगर सेलर ने कॉमर्शियल इनवॉइस को ट्रांसफ़र कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को, तो उसका भी नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बेनिफिशियरी, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट सेज include the description of the goods exactly detailed in the credit।
यहाँ पे बार बार ये टर्म क्रेडिट यूज़ किया गया है, मतलब ये है कि गुड्स हमने जो हैं अभी बेच दिए हैं लेकिन अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिली है, यानी एक तरीके से गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल आउट किए हैं, इसी वजह से हमने बार बार वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे क्रेडिट। सो गुड्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना चाहिए into your commercial invoice. Next point says be issued in the stated number of originals which must be marked as original and copies. ठीक, कितनी कॉपीज इशू की गई हैं और कितनी ओरिजिनल्स हैं वो भी आपके कॉमर्शियल इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। इंक्लूड द प्राइस एंड यूनिट प्राइस इफ़ अप्रोप्रिएट। प्राइस मतलब यहाँ पे टोटल प्राइस की बात की जा रही है और पर यूनिट प्राइस की भी बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, यानी कि जैसे कितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है हर एक आइटम की। स्टेट द प्राइस अमाउंट पेबल विच मस्ट नॉट एक्सीड दैट द स्टेटेड इन द क्रेडिट। ठीक है, जितने पे परचेज किया गया है वो अमाउंट आपको लिखना है इनटू द कॉमर्शियल इनवॉइस, और वो अमाउंट आपके स्टेटेड अमाउंट यानी जो जितनी भी क्वांटिटी परचेज की गई हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंक्लूड द शिपिंग टर्म्स। ठीक है, इसके अलावा और कोई अगर शिपिंग टर्म्स रह गई हैं या कंडीशंस रह गई हैं तो उसके बारे में भी नोटिफाई करना पड़ेगा इनटू द कॉमर्शियल इनवॉइस। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is a special type of written document under which an exporter asks importer a certain amount of money in future, and the importer also agrees to pay the importer that amount of money on or before the future date. यानी यहाँ पे क्या है कि सामान जो है डिस्पैच कर दिया गया है एक्सपोर्टर के द्वारा, यानी एक्सपोर्टर ने अपने यहाँ से सामान भेज दिया इम्पोर्टर के पास, लेकिन उसको पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज बना के इशू कर देगा। ठीक, कि आपको इतनी पेमेंट करनी है और इस डेट पे पेमेंट करनी है। वो डेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा वो डेट फ्यूचर की होनी चाहिए, यानी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पेमेंट कब करनी है उसके बारे में फ्यूचर डेट मेंशन होनी चाहिए। अब ये पेमेंट इम्पोर्टर चाहे तो फ्यूचर डेट के पहले भी कर सकता है या फिर उस डेट को ही पेमेंट करेगा। It totally depends upon the will of the importer. This document has a special importance in the wholesale trade where the large amount of money is involved. ठीक है, अब ये कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे पैसा जो है आपको छोटे छोटे लॉट्स में मिलेगा। मतलब आपने एक्सपोर्ट कर दिया है और जैसे मान लीजिए कि आपने 50 करोड़ का आइटम एक्सपोर्ट कर दिया है और इस 50 करोड़ को इंपोर्टर जो होगा वो छोटे छोटे लॉट्स में चुका देगा। यानी होलसेल ट्रेड में आपने बिजनेस किया है, होलसेल बेसिस पे आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है और अब इसका पेमेंट जो है वो 6-6 महीने पे या फिर जैसा उसको सुटेबल लगे इंपोर्टर को वो इसके हिसाब से करता जाएगा। कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं इनटू द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहली है आपकी ड्रॉअर। ड्रॉअर वो पर्सन होगा जो कि बिल को यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को बना के भेजेगा टू द इम्पोर्टर, यानी पर्टिकुलरली हम कहेंगे एक्सपोर्टर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सपोर्टर आपका जो ड्रॉअर होगा। ड्रॉई कौन होगा, ड्रॉई हो जाएगा वो पर्सन जो कि बिल को पे कर रहा है। ठीक, ड्रॉई अब हो सकता है इम्पोर्टर भी हो या इम्पोर्टर का बैंक भी हो सकता है। ठीक है, सो ड्रॉई कैन बी द इम्पोर्टर और इम्पोर्टर्स बैंक, जहाँ से पेमेंट निकलेगी। थर्ड इज पेई। पेई टू whom the payment is to be made, it is particularly the exporter itself। ठीक है, एक्सपोर्टर ही कहलाएगा आपका पेई, क्योंकि एक्सपोर्टर को ही आपको पेमेंट देनी होगी। एंड होल्डर ऑफ द बिल, द पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द बिल। यानी यहाँ पे अब बिल जो होगा नॉर्मली जिसने ड्रॉ किया है यानी एक्सपोर्टर पॉजेस तो वही करेगा। ठीक, लेकिन सर्टेन केसेस में हो सकता है कि अपने एजेंट को वो बिल पकड़ा दे कि ठीक है मेरे बिहाफ पे तुम पेमेंट रिसीव कर लेना। तो द एजेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द होल्डर ऑफ द बिल। एजेंट मतलब कि एक्सपोर्टर्स एजेंट। मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू डेट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ड्यू डेट के बिहाफ पे अगर बात करें तो 2 तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। पहला है बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट। इन दिस केस ड्यू डेट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड इज कॉल्ड द बिल आफ्टर डेट। ठीक है, जो भी ड्यू डेट होगी यानी जब पेमेंट एक्सपोर्टर को रिसीव होनी है वो कहलाएगी ड्यू डेट, और वो कब से काउंट की जाएगी, द डेट ऑफ ड्रॉइंग। मतलब जैसे आज की डेट में अगर आप ड्रॉ करते हैं और 3 महीने के बाद ड्यू डेट होती है तो वो हम डेट मेंशन कर देंगे और ये कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डेट। दूसरा है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट। बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर साइट में
In this case, due date is counted from the date of acceptance of the bill and is also called bill of exchange after sight. मतलब यहाँ पे ड्राइंग डेट ना डाल करके हम वो डेट डालेंगे जब आपके बायर ने यानी इम्पोर्टर ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हमने बिल ड्रॉ किया आज की डेट में, लेकिन बिल एक्सेप्ट हुआ परसों यानी एक दिन बाद, तो हम परसों की डेट को डाल देंगे और फिर वहाँ से हम फिर 3 महीने या 6 महीने जो भी आपकी ड्यू डेट है उसको फिर काउंट करेंगे। यानी बिल को देखने के बाद, साइट करने के बाद जो भी डेट पड़ेगी वो कहलाएगी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस डेट यानी वो होगी एक्सेप्टेंस डेट जिस डेट पे इम्पोर्टर ने बिल को एक्सेप्ट किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब गुड्स भेज रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग जर्नी का रूट है तो कुछ भी वहाँ पे पॉसिबल है, गुड्स को डैमेज हो सकता है या गुड्स चोरी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। Also known as insurance policy, it certifies that goods transported have been insured under the open policy and not actionable with little details about the risk covered। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी कहते हैं हम इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को। और जैसा कि पता ही होगा कि इंश्योरेंस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है इंश्योरर और दूसरे होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होगा? वो इंश्योरेंस कंपनी जो कि पॉलिसी बेच रही है, और इंश्योर्ड कौन होगा? आपका नॉर्मल कस्टमर जो कि पॉलिसी को खरीद रहा है। इंश्योर्ड को हम कहीं कहीं एश्योर्ड भी कहते हैं। इंश्योर्ड कैन ऑल्सो बी नोन एज एश्योर्ड। ठीक है, और इंश्योरर इज बेसिकली द इंश्योरेंस कंपनी, द वन हु सेल्स द इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड इंश्योर्ड और एश्योर्ड विल बी द पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी खरीद रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, it is necessary that the date on which insurance becomes effective is same or earlier than the date of issuance of the transport documents। ठीक है, इंश्योरेंस डेट या फिर इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है उस पर वो डेट मेंशन होनी चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की डेट से पहले की डेट हो। मतलब आपने इंश्योरेंस जो है पहले की डेट में करा लिया है, आपने पहले से खुद को सिक्योर कर लिया है और उसके बाद से आप ट्रांसपोर्टिंग आपने स्टार्ट की है अपने आइटम्स की, अपने प्रोडक्ट्स की। यानी एक्सपोर्टर ने बहुत ही कॉशियस एक्सपोर्टर है, उसने इंश्योरेंस पहले करा लिया है, उसके बाद से उसने गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं अपनी कंट्री से। ऑल्सो इफ सबमिटेड अंडर LC's लेटर ऑफ क्रेडिट, द इंश्योर्ड अमाउंट मस्ट बी in same currency as the credit and usually the bill amount plus 10%। ठीक, अगर LC का भी यूज़ किया गया है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ किया गया है, सो द इंश्योर्ड अमाउंट मस्ट बी इन द सेम करेंसी एज द क्रेडिट। ठीक है, जो भी जितने का भी सामान बेचा गया है इंश्योर्ड अमाउंट उतना ही होना चाहिए। मतलब अगर आपने गुड्स भेजे हैं 4 लाख के, तो 4 लाख का ही इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड यूजुअली द बिल अमाउंट प्लस 10%। ठीक है, और जो भी आपका बिल है उस पर 10% हम और ऐड करके वहाँ दिखा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी जब आपको गुड्स की पेमेंट रिसीव्ड होगी, मतलब अगर मान लीजिए अगर लॉस होता है तो 4 लाख पूरे पैसे नहीं मिलेंगे आपको मिलेगा 4 लाख से कम। 90 to 95% लॉस कवर अप होता है, कभी भी 100% लॉस कवर अप नहीं होता है अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्दर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी आर एज फॉलोज। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? द नेम ऑफ द पार्टी इन फेवर विच द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन इशूड, यानी इंश्योरेंस का पैसा जिसको मिलना है उस पार्टी का नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। द नेम ऑफ द वेसल और फ्लाइट डिटेल्स, अगर गुड्स आपके शिप से जा रहे हैं तो वेसल का नाम होना चाहिए यानी शिप का नाम होना चाहिए, अगर एयरवेज से जा रहे हैं तो फ्लाइट की डिटेल्स होनी चाहिए वहाँ पे मेंशन। The place from where insurance is to commerce, it is commence, it is not commerce, it is commence, यानी कहाँ से commence, कहाँ से start हुआ है। Typically the seller, warehouse or the port of loading and the place where insurance cases, usually the bar warehouse or the port of destination। मतलब कि इंश्योरेंस जो है वो कितना जर्नी का पार्ट कवर अप कर रहा है, और ये जर्नी का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? पोर्ट ऑफ लोडिंग यानी एक्सपोर्टर के पोर्ट से, और ख़त्म होगा इम्पोर्टर के पोर्ट पे यानी जहाँ पे पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन होगा। इंश्योरेंस वैल्यू दैट स्पेसिफाइड इन द क्रेडिट, कितनी इंश्योरेंस की वैल्यू वहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। ठीक,
अगर 4 लाख के गुड्स थे तो 4 लाख का इंश्योरेंस कराया है या उससे कम में कराया है, वो सभी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मार्क्स एंड नंबर्स टू द एग्री विद दोज डॉक्यूमेंट, इस पॉइंट्स के बारे में बता चुके हैं पहले भी कि जो भी आप ग्रेडिंग की गई है वो हर एक डॉक्यूमेंट से टैली होने चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए। Description of the goods must be consistent with that on the credit. Again, same point. The name and address of the claims settling agents together the place where claims are payable. अब इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम पे करेगी तो वो क्लेम किसी एजेंट के द्वारा सेटल अप किया जाएगा या फिर खुद जो इंश्योरर होगा वो सेटल करेगा आके, तो इसके बारे में वहाँ मेंशन होना चाहिए। और वो प्लेस जहाँ पे क्लेम्स आपको मिलेंगे, यानी इंश्योरेंस कंपनी में जाके आपको क्लेम मिलेगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर खुद आपके पास आके आपको वो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स देगा, ये भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। काउंटर साइंड वेयर नेसेसरी, काउंटर साइंड इज यानी साइन फॉर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। डेट ऑफ इशू टू बी नो लेटर दैन डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनलेस कवर इज शोन और टू बी इफेक्टिव प्रायर टू दैट डेट। जो डेट ऑफ इशू की गई, डेट ऑफ इशू मतलब कि इशू ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो डेट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के डेट की बाद की नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले बताया था कि एक्सपोर्टर जो होगा इंश्योरेंस पहले ही करा लेगा और उसके बाद अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, उसके बाद अपने गुड्स को अपने वहाँ से डिस्पैच करेगा, तो वो डेट पहले की होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है आपका पैकिंग लिस्ट। Talking about the packing list, also known as packing specifications, it contains details about the packing materials used in the shipping of the goods. It also includes the details like measurement and weight of the goods. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैकिंग लिस्ट में क्या क्या शो करना है, डिटेल्स शो करनी है रिगार्डिंग पैकिंग मटेरियल्स। हमने गुड्स को पैक करने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं तो आप उसके लिए टेट्रा लेयर पैकेजिंग की यूसेज करते हैं, मतलब जहाँ पे गुड्स जल्दी स्पॉइल ना हो, तो उसके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे इनटू द पैकिंग लिस्ट। और इसके अलावा क्या हो सकता है, मेजरमेंट एंड वेट ऑफ द गुड्स, कितना भार है और क्या क्या मेजरमेंट है उसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी इनटू द पैकिंग लिस्ट। द पैकिंग लिस्ट मस्ट हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ए कंसिस्टेंट विद अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक, मतलब अगेन वही बात की जा रही है कि जो भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे गुड्स का वो हर डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट से, यानी एयरवे बिल से मैच होनी चाहिए, प्लस मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से मैचअप होनी चाहिए, कॉमर्शियल इनवॉइस से मैचअप होनी चाहिए। और हैविंग डिटेल्स ऑफ शिपिंग मार्क्स बी एंड नंबर्स कंसिस्टेंट विद अदर डॉक्यूमेंट, जो भी हमने ग्रेडिंग कर रखी है या फिर अलग अलग गुड्स पे जो मार्किंग कर रखी है वो मार्किंग भी हर एक डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। After this, there is the last document, that is inspection certificate. Talking about the inspection certificate, it says the certificate of inspection is a document prepared on the request of the seller where he wants the consignment to be checked by third party at the port of shipment before the goods are sealed for final transportation. गुड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए सेलर यानी एक्सपोर्टर के द्वारा ये बनवाया जाएगा। ठीक, एक्सपोर्टर के द्वारा ये बनवाया जाएगा एंड एक्सपोर्टर यहाँ पे डिमांड करेगा किसी थर्ड पार्टी से कि आप हमारे गुड्स को चेक करिए। ठीक, और चेक करने के बाद ये वेरीफाई करिए कि गुड्स जो हैं वो क्वालिटी के हिसाब से एक्यूरेट हैं कि नहीं। ठीक, और ये कहाँ पे चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा जस्ट बिफोर द एक्सपोर्ट प्रोसेस, यानी जहाँ पे आपका पोर्ट ऑफ डिस्पैच है, यानी अभी गुड्स आपके डिस्पैच नहीं हुए, पोर्ट तक पहुंच गए हैं, यानी एक्सपोर्टर्स पोर्ट तक पहुंच गए हैं। सो इस एक्सपोर्टर के पोर्ट पे गुड्स की इंस्पेक्शन की जाएगी। इन दिस प्रोसेस द सेलर सबमिट्स अ वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अदर ट्रेड डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल ऑफ लीडिंग एक्सेट्रा टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ताकि ये डॉक्यूमेंट्स फर्दर एक्सपोर्टर का जो बैंक है इन डॉक्यूमेंट्स को फर्दर ट्रांसफ़र करे इम्पोर्टर के बैंक को और फिर वहाँ से पेमेंट को रिलीज़ किया जा सके। ठीक, सो इसमें क्या है कि इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपोर्टर को लगाने पड़ेंगे इनटू हिज नेटिव बैंक, जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इंडियन एक्सपोर्टर है तो अगर इंडियन एक्सपोर्टर का अकाउंट SBI में है
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब जाके तो उसको वहाँ से पेमेंट मिलेगी। ऑन डिमांड द इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय वेरियस वर्ल्ड रिनोन्ड इंस्पेक्शन एजेंसीज ऑन नॉमिनल चार्जेस। इंस्पेक्शन एजेंसीज कोई भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि कस्टम अथॉरिटी ही हो, ये अलग प्राइवेट एजेंसीज भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट तभी इशू किया जाएगा जब आपके गुड्स एज प्रॉमिस्ड बाय यू उसी स्पेसिफिकेशंस में हैं और उनमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड में हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर इनमें से कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, और जैसे ही कोई नया टॉपिक मिलता है मैं आपके पास तुरंत उसका वीडियो लेके आता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।